नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। और इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां सीएम ने प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया है और द्वितीय फेज के भवनों का भी शिलान्यास किया गया है। तो मुख्यमंत्री के द्वारा ये कदम उठाया गया। प्रशासनिक भवन के बजट को भी मुख्यमंत्री बढ़ा सकते हैं। राज्य में पुलिस की बड़ी भूमिका है और प्रशासनिक भवन के बजट को भी इस दौरान धामी बढ़ा सकते हैं। और आईआरबी प्रशासनिक भवन का लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमने कहा है कि एक दिन सचिवालय में हम 9 मीटिंग दें। सोमवार को डिसाइड हो गया, कोई मीटिंग नहीं होगी। केवल लोगों से मिलेंगे, आम जनता से मिलेंगे, सामान्य जनता के लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं पर सुनेंगे, चर्चा करेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। तो ऐसे अनेकों अनेकों कार्य हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और इस बार मैंने पहले ही कहा कि हमारे सामने अभी सबसे महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में यात्रा है और यात्रा को सही संचालित करना हम सबका काम है और पुलिस का बहुत महत्वपूर्ण रोल उसमें है। आप सब लोग करेंगे। बातें बहुत सारी हैं, क्योंकि अभी अनेकों अनेकों अन्य कार्यक्रम भी लगे हुए हैं। तो आज के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमने अभी 1700 कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया हमारी चल रही है, जल्दी संपन्न हो जाएगी। उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया भी करेंगे। आईआरबी भवन के एक रामनगर में चल रहा है, दूसरा ये चल रहा है यहाँ पर, और तीसरे भवन के लिए भी, तीसरे चरण के लिए भी, तीसरी बटालियन के लिए भी जो हम लोगों के सामने प्रस्ताव है कि गैरसैंण में उसको करा जाए, उसका भी हम लोग अभी परीक्षण करेंगे। उसमें भी देखेंगे कितने संसाधन, कैसी चीजें वहां पर उपलब्ध होती, उसके आधार पर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। पुनः आप सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मेरा पुलिस महानिदेशक महोदय से अनुरोध है कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि इस दौरान आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए, प्रशासनिक भवन के बजट को बढ़ाने को लेकर के भी बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन प्रशासनिक भवन का ये लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। माननीय विधायक महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। अब मेरा महोदय से अनुरोध है, अपर मुख्य सचिव दया महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इससे पहले तक आप तस्वीरों के जरिए देख रहे थे। लोकार्पण इस दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। लेकिन जरा अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा बड़े स्तर पर संचालित हो रही है। वहीं यात्रा के दौरान पर्याप्त व्यवस्थाएं मुकम्मल ना होने के चलते केंद्र सरकार हरकत में आ चुकी है। चारधाम यात्रा पर आए करीब 26 लोगों की मौत हो चुकी है और उत्तराखंड सरकार के इस फेलियर पर केंद्र सरकार हरकत में आ चुकी है। चारधाम क्षेत्रों में लगातार हो रही मौतों के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने चारों धामों में आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमें तैनात करने के निर्देश दिए हैं। तो 28 श्रद्धालुओं की इस दौरान मौत हो चुकी है। ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे इस चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे चिंता सरकार की भी बढ़ चुकी है। प्रशासनिक अमले के लिए भी यह बड़ी चुनौती है कि लगातार एक के बाद एक श्रद्धालुओं की होने वाली इन मौत के पीछे असल मायने में कारण क्या है। और हालांकि केंद्र सरकार की इस पर बारीकी से नजर भी है। केंद्र के निर्देश देने के बाद अब राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है और साथ ही साथ निर्देश केंद्र के द्वारा यह भी दिया गया कि एनडीआरएफ और आईटीबीपी बल को भी तैनात किया जा सकता है। तो यानी कि अब व्यवस्थाएं सुचारू बनाए रखने के लिए ये तैयारियां भी हैं और इसके लिए बाकायदा जिम्मेदारियों को तय करना भी सुनिश्चित करना होगा।
इसमें श्रद्धालुओं को किसी भी रूप में परेशानी ना हो, इस बात को सुनिश्चित कर लेना भी ये सरकार की जिम्मेदारी है। और सबसे पहले केंद्र के द्वारा जब इस बढ़ती लगातार घटनाओं को लेकर के जब नजर बनाई गई, तो ऐसे में प्रदेश की जो सरकार है वो इसमें सीधे सीधे इस पर नजर बनाई गई है। चलिए वापस से आपको कार्यक्रम में लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि इस बार जो हमारे श्रद्धालु हैं वो पहले की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा आ गए हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से यात्रा नहीं चल पाई है। इसलिए मेरा यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से भी विनम्र निवेदन है कि जिनका अभी स्वास्थ्य थोड़ा पूरी तरह से ठीक नहीं है, वो लोग यात्रा में थोड़ा रुक कर आए। क्योंकि अभी यात्रा में हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा संख्या यहाँ पर है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग जो भी यात्रा में आए वो सुरक्षित आएँ, सुरक्षित जाएं, उनकी यात्रा सुगम हो, सरल हो, उसके लिए हमारे हर संभव प्रयास हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि जब तक पूरी तरह से जो व्यवस्था जो बनाई गई है, सरकार के द्वारा जो व्यवस्था बनाई है, प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई है, उसके तहत जब तक आपकी यात्रा के लिए पूरे प्रबंध आगे नहीं हो जाते हैं, यानी कि व्यवस्था नहीं हो जाती, रहने की व्यवस्था, आने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, दर्शन की व्यवस्था, तब तक मेरी अपील है सबसे कि वो यात्रा अपनी सीधे सीधे देव स्थानों के लिए अभी न करें तो अच्छा रहेगा। सर, एक सवाल ये है कि जो घोषणा पत्र में आपने वादा किया था वो पूरा कर लिया है। 3 निःशुल्क सिलेंडर देने की बात आपने अंत्योदय कार्ड पर कही है। अभी हमने 2 संकल्प पूरे किए हैं। एक संकल्प यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में हम लाए हैं, और वह भी हमारा एक संकल्प था, हमारी घोषणा थी। उसकी कमेटी भी हमारी जल्दी ही निकलने वाली है, जल्दी बनने वाली है। और 3 सिलेंडर जो अंत्योदय के जो कार्ड हैं हमारे 1,84,000 लोग, उन सभी को 3 सिलेंडर मुफ्त देने का हमने प्रावधान कर दिया। कल हमारी मंत्रिमंडल ने उसको पूरी तरह से पास कर दिया। जल्दी ये योजना हमारी धरातल पर आ जाएगी। अब यार एक पे आ जाओ, चाय बोलो, इतने कहाँ दिखाओगे? अक्सर उधर आ जाओ, उधर लगा देंगे ना सिंगल। हम गाड़ी के पास करेंगे, गाड़ी के यहाँ सब चाय पीते हैं पहले। अरे पहले तो चाय पियेंगे ना, आ जाओ ना। चलिए जरा आगे बढ़ते खबरों में। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा बड़े स्तर पर संचालित हो रही है और यात्रा के दौरान पर्याप्त व्यवस्थाएं मुकम्मल ना होने के चलते केंद्र सरकार हरकत में है। वहीं चारधाम यात्रा पर आए करीब 26 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार के इस फेलियर पर केंद्र सरकार हरकत में है। वहीं चारधाम क्षेत्रों में लगातार हो रही मौत के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने चारों धामों में आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमें तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि व्यवस्थाएं बनी रहें, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी रूप में परेशानी ना आ सके। इससे पहले भी आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, उन्होंने अब ये कहा भी है कि जो लोग बेहद गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं या जो जिनको बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, ऐसे श्रद्धालु फिलहाल, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में, बहुत भारी मात्रा में श्रद्धालु इस वक्त चारधाम की यात्रा के लिए आ रहे हैं, तो ऐसे में फिलहाल कुछ समय के लिए आपको इंतजार कर लेना चाहिए। सबसे पहले आपको हेल्थ चेकअप जरूर कराना है, स्क्रीनिंग आपको जरूर करानी है। यही इसके पीछे एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि बिना तैयारी के जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु या लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में व्यवस्थाएं तय नहीं हो पा रही हैं। वहां पर ना तो ठहरने के लिए व्यवस्था हो पा रही है और ना ही रुकने के लिए कोई अभी तक इंतजाम ऐसे लोगों का अगर नहीं हो पा रहा है, तो फिलहाल के लिए उनको रुकना चाहिए। और यही एक बड़ा कारण है कि बिना हेल्थ चेक के अगर कोई भी शख्स आता है तो अब इस दौरान उनको जो है जो हाइपोथर्मिया जैसी परेशानियां हैं, इस तरीके की जो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, वो होने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो इसीलिए आपको बहुत संयम बरतने की ज़रूरत है, आपको बहुत ध्यान से आने की ज़रूरत है। पहले से ही आपको प्लानिंग करनी होगी। लेकिन इस दौरान 28 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जो कि अपने आप में एक बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। उत्तराखंड सरकार के फेलियर पर केंद्र सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है और उत्तराखंड सरकार लगातार जिस तरीके से पहले भी कहती आई है कि व्यवस्थाओं को मुकम्मल कर लेना ये उनकी तैयारी है और ये उन्होंने व्यवस्था पहले से तैयार की थी। लेकिन फिलहाल जिस लिहाज से कोरोना संक्रमण के दौर के बाद जब वापस से चारधाम यात्रा शुरू हुई है, तो ऐसे में हर कोई दर्शन करना चाहता है, हर कोई साक्षी बनना चाहता है, ऐतिहासिक पल का, ऐतिहासिक क्षण का हर कोई गवाह बनना चाहता है। यानी कि चारधाम यात्रा को पूरा करना हर किसी के जीवन की एक उम्मीद होती है, एक इच्छा होती है और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं।
उत्तरकाशी में एक टेम्पो सड़क पर पलट गया और टेम्पो में करीब 25 यात्री सवार थे। आपको बताएं कि टेम्पो गंगोत्री से केदारनाथ जा रहा था, तभी उसका ब्रेक अचानक से फेल हो गया। इसके बाद यात्रियों से भरा टेम्पो सड़क पर पलट गया। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सितारगंज पहुंचे और इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन तहसील भवन और उप जिलाधिकारी के कार्यालय का निरीक्षण किया है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने उप जिलाधिकारी के कार्यालय के छोटा होने पर ठेकेदार और जेई को कार्यालय को बड़ा करने का निर्देश दिया है। मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से तहसील भवन तैयार हो रहा है। वहीं पौड़ी शहर की श्रीनगर रोड स्थित एक सस्ता गल्ला विक्रेता और एक पेट्रोल पंप का एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया। सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान पर स्टॉक और खाद्यान्न की जांच करते हुए साफ सफाई को लेकर के एसडीएम ने नाराजगी जताई। वहीं एसडीएम ने श्रीनगर रोड स्थित पेट्रोल पंप पर औचक निरीक्षण कर डीजल और पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच की। वहीं पेट्रोल पंप पर भी साफ सफाई को लेकर नाराजगी जताते हुए एसडीएम ने पेट्रोल पंप पर कार्यरत कर्मचारियों को साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। अभी वर्तमान में श्री अरुण काला जी की दुकान का निरीक्षण करा गया, जिसमें एक जो लाभार्थी थे उनके द्वारा बताया गया कि उनके फिंगरप्रिंट्स रीड नहीं करे जा रहे हैं। विभाग द्वारा ऐसे निर्देश हैं कि बिना फिंगरप्रिंट के राशन वितरित नहीं किया जाएगा, तो तकनीकी खामी है ये। इस संबंध में जो पूर्ति अधिकारी हैं, जिला पूर्ति अधिकारी, उनको सूचित कर दिया जाएगा और जल्दी तकनीकी खामी का समाधान करा जाएगा। समस्या ये कि अंगूठा हमारा आ नहीं रहा कामकाज की वजह से। आदमी मेरे गठिए के रोगी हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, तो मैं क्या करूं? इस समस्या का समाधान तो ये लोग करेंगे जो नियम निकाल रहे हैं। दिक्कत क्या रही कि अंगूठा तो आ नहीं रहा। अब कितनी बार आएंगे हम? दुकान में दूर है हमारा गांव, बिना अंगूठे का राशन नहीं मिल रहा। हम चाह रहे कि बिना अंगूठे के राशन दे दें हमें। और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, और इस वक्त की एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर देहरादून से, जहां सोमवार को सचिवालय में कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई बैठक इस दौरान नहीं होगी। सिर्फ जनता की समस्याओं का निस्तारण अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। तो देहरादून से जानकारी, जहां सोमवार को सचिवालय में कोई बैठक नहीं होगी, कोई मीटिंग नहीं होगी, सिर्फ जनता की समस्याओं का निस्तारण अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। और ऐसे में जो आम लोगों की परेशानियां हैं उनका समाधान करने के लिए ये कोशिश है, और सोमवार को इसीलिए सिर्फ जनता की समस्याओं का अधिकारियों के द्वारा निस्तारण किया जाएगा। दरअसल अधिकारी लगातार इस कोशिश में हैं कि कैसे आम लोगों की परेशानियों को हल किया जा सके, उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। बाकायदा इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाता रहा है। लेकिन देहरादून से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर सोमवार को सचिवालय में कोई मीटिंग नहीं होगी, यानी कि कोई बैठक नहीं होगी। इस दौरान सिर्फ आम लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए सबसे पहले कोशिश की जाएगी। सिर्फ जनता की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा अधिकारियों के द्वारा, और अधिकारियों को प्राथमिकता के तौर पर यह कहा गया है कि आम लोगों की जो परेशानियां हैं उनका आपको जल्द से जल्द समाधान करना है। तो देहरादून से खबर है, जहां सोमवार को सचिवालय में कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई बैठक नहीं होगी, और सिर्फ जनता की समस्याओं का इस दौरान निराकरण किया जाएगा, उनकी परेशानियों का समाधान किया जाएगा। और सबसे पहले, क्योंकि जनता सर्वोपरि है, जनता ही सब कुछ है, इसलिए जनता की परेशानियों का हल होना चाहिए। बाकायदा इसको लेकर के अधिकारियों को समय समय पर निर्देशित किया जाता रहा है, और इसी को लेकर के ये साफ किया गया कि सोमवार को सचिवालय में कोई भी मीटिंग नहीं होगी, सचिवालय में कोई बैठक नहीं होगी। केदारनाथ मार्ग पर कुंड और उखीमठ के बीच चौपटा मंडल गोपेश्वर मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ है। कुंड से आगे उखीमठ को जोड़ने वाला मार्ग उद्यान विभाग जेबरी के पास टूट गया, जिसके कारण मार्ग पर आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई।
वहीं केदारनाथ धाम यात्रा पर आए हुए श्रद्धालुओं को सलाह दी गई कि यदि वो केदारनाथ यात्रा पूर्ण करने के बाद यदि चौपटा होते हुए बद्रीनाथ धाम या चौपटा तुंगनाथ की तरफ जाना चाहते हैं तो वो लोग मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग गुप्तकाशी वाया रुद्रप्रयाग वाया कर्णप्रयाग होते हुए चमोली के रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। चारधाम क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम भेजने के मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों से लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि राज्य सरकार का यह फेल्योर है। चारधाम यात्रा को भी अगर केंद्र संचालित करेगा तो यह समझ लेना चाहिए कि राज्य का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से ठप है। मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री और पर्यटन मंत्री सभी पर सवाल उठने लाजमी हैं। तो राज्य सरकार का फेलियर इस दौरान बताया है और विपक्षी खेमा लगातार चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण की तरफ से इस दौरान कहा गया है, करण मारा ने इस दौरान कहा है कि राज्य सरकार का यह सबसे बड़ा फेलियर है। अगर चारधाम यात्रा भी केंद्र सरकार को चलानी पड़े, उसके लिए निर्देशित करना पड़े, तो ये प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए जो प्रदेश के पर्यटन मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी इसमें भूमिका है। जाहिर तौर पर यह दिखाता है, बताता है कि प्रदेश के अंदर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा इसीलिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया, सरकार पर निशाना साधा गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने भी चारधाम यात्री आ रहे हैं उनका उत्तराखंड राज्य में स्वागत करना चाहता हूं कि कोविड के बाद पहली बार जो है 2 साल में लाखों यात्री हमारे प्रदेश में आ रहे हैं और हमने अपने प्रदेश में हर प्रकार की व्यवस्थाएं जो है यात्रियों के लिए पूरी कर रहे हैं। जहां तक स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात है तो हमने अपने चारों धामों में पूरे इंतजाम कर रखे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में और हम लोगों ने 64 एम्बुलेंस वहाँ लगा रखे हैं, 53 एम्बुलेंस लगा रखे हैं जो कि 108 हमारी गाड़ियाँ हैं। और बड़ी बात यह है कि इस बार हमने 10 जो है हाई टेक्निक के एम्बुलेंस लगा रखे हैं जिसमें कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी है, एक्सरे भी है, कार्डियो के जो है जांचें भी हो सकते हैं। ये सारी व्यवस्था हमने वहाँ कर रखी है। रोहित सोनी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, क्या अभी तक इस पर जानकारी, क्योंकि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि चारधाम की यात्रा को सुचारू रूप से किया जा सके, लेकिन विपक्षी खेमा इसी मुद्दे को लेकर के सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर देखें तो चारधाम की यात्रा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 6 महीने के बाद जो है चारधाम यात्रा शुरू होती है और 6 महीने तक चारधाम यात्रा चलती है। ऐसे में अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी यही जो बयान सामने आया है उसके अनुसार यही है कि पिछले 2 महीने से लगातार वहाँ व्यवस्थाएं मुकम्मल कराई जा रही थी और इस बात से भी अधिकारी को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि इस बार चारधाम की यात्रा काफी बृहद स्तर पर रहने वाली है और श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा होगा। हालांकि उनका यह भी कहना है कि हमने व्यवस्था तमाम चाक चौबंद की थी, लेकिन जो व्यवस्थाएं हुई थी उसके अलावा जो भारी संख्या में एक साथ श्रद्धालुओं के पहुंचने की वजह से व्यवस्थाओं में थोड़ी गड़बड़ी हुई है। लेकिन फिलहाल वह जनता से अपील कर रहे हैं कि जो युवा हैं और जो आगे आने वाले समय में जो चारधाम यात्रा कर सकते हैं वो लोग फिलहाल अभी अपनी यात्रा ना करें। इसके अलावा जो लोग स्वास्थ्य से पीड़ित हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं उनको पहले आने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि वो जल्द से जल्द अपनी चारधाम यात्रा पूरी कर लें। उसके बाद बाकी जो युवा हैं और लोग चारधाम यात्रा करें ताकि हमारी व्यवस्था सही ढंग से मुकम्मल हो सके। तो विपक्षी दल भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है चारधाम यात्रा को लेकर के कि जिस तरह चारधाम यात्रा है तो ऐसे में विपक्ष का पहले ही लगातार आरोप लगा रही थी कि व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं है। यही वजह है कि लगातार जो मौतों का आंकड़ा भी वो 28 तक पहुंच गया है। तो ऐसे में लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी चलिए, लगातार सरकार के ऊपर सवाल भी हैं और आगे व्यवस्थाएं कैसे सुचारू होती हैं ये फिलहाल देखने वाली चीज है, लेकिन बड़ी चुनौती के तौर पर मुख्यमंत्री भी इस चारधाम यात्रा को मान करके चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया रोहित इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम को भेजना, इसको लेकर के भी अब विपक्षी खेमा जो है सरकार के ऊपर निशाना साध रहा है। वहीं उत्तराखंड में बिजली दरों को 12.5% बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर रोक लगाए जाने की मांग की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सीएम के नाम उपजिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आया कि राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा राज्य भर में बिजली दरें
12.5% बढ़ाए जाने का प्रस्ताव आयोग को भेजा गया। इसके साथ ही खेती के लिए नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए चार्ज को 50 रुपए प्रति मीटर से दोगुना बढ़ाकर 100 रुपए प्रति मीटर कर दिया गया है। चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि महज 10 दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या 2,61,000 के पार पहुंच गई है। वहीं यात्रा के दौरान मरने वाले श्रद्धालुओं की बात करें तो अभी तक 28 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है और इस संबंध में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक सभी धामों में जो मौतें हुई उनमें से एक भी मौत हमारे स्वास्थ्य केंद्र में नहीं हुई, बल्कि जो मौतें हुई हैं यात्रा मार्ग के बीच में हुई है। उन्होंने आगे कहा कि इन यात्रियों की मौत हेलीकॉप्टर से उतरते हुई है, इसलिए इन मौतों की जिम्मेदारी हेल्थ विभाग की नहीं है। आप सभी को बताना चाहती हूँ, हालांकि डेथ हुई है पर ये डेथ कोई भी हमारे अस्पतालों में नहीं हुई है, ये ऑन रूट डेथ हो रही है और ऑन रूट सडन डेथ हो रही है। हमारे जहाँ तक अस्पतालों का सवाल है, अस्पतालों में हमारे चिकित्सक और हम लोगों ने जो यात्रा रूट में अपने कैंप्स बनाए हैं वहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट पार्ट ये हो रहा है कि ये लोग यात्रा रूट में या कोई होटल में रुक रहा है, हेलीकॉप्टर से उतर रहा है और तुरंत डेथ हो जाती है। ये हमारे लिए भी थोड़ी सहज स्थिति नहीं है कि हम रूट में किसी की डेथ हो रही है तो उसको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि रूट पे डेथ हो रही है। हमारे अस्पतालों की सुविधाओं के कारण मौतें नहीं हो रही हैं, ये बात मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ। सरोवर नगरी नैनीताल में झमाझम बारिश हुई है, जिसके बाद गर्मी से निजात पाने नैनीताल पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। पर्यटकों का कहना है कि मई जून के मौसम में मैदानी क्षेत्रों में तापमान 45 डिग्री के पार है, लेकिन नैनीताल का इस समय मौसम देखकर राहत का एहसास हुआ कि उन्होंने नैनीताल नगर को चुना है। वो सही मायने में सफल साबित हुआ है। गुजरात, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ से पहुंचे पर्यटकों ने कहा कि नैनीताल बहुत खूबसूरत शहर है और जिंदगी में एक बार सभी को यहां जरूर आना चाहिए। कोतवाली विकास नगर में पिछले दिनों एक मोटरसाइकिल चोरी का मामला दर्ज हुआ था, जिसकी तहकीकात करते हुए पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और मुखबिर की सूचना पर शक्ति नहर के किनारे से 2 संदिग्ध लोगों को चोरी की 2 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों के पास से 2 अवैध तमंचे और 13 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस की पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उन्हें ये अवैध तमंचे मेरठ के किसी व्यक्ति से खरीदे हैं, ताकि चोरी के दौरान अगर कोई छीना झपटी या परेशानी आए तो फायर करके अपने मकसद में कामयाब हो सकें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।